Hi everybody, this is Iram from Concept Learning, and in this video we shall be talking about IELTS writing task 2, that is essay writing. और जो क्वेश्चन टाइप हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं वो है डबल क्वेश्चन या टू क्वेश्चन ऐसे. सो आई थिंक मैंने जितने भी क्वेश्चन टाइप्स होते हैं ऐसे के उनके रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड कर दी हैं पहले, तो आप उनके गो थ्रू हो सकते हो. ये जो डबल क्वेश्चन ऐसे होता है ये हम आखिर में इसलिए करते हैं क्योंकि एज द नेम सजेस्ट इसमें दो अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं. लाओ अब आप कंफ्यूज नहीं होना. ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं. ओवरव्यू क्या होता है? एक स्टेटमेंट दी हुई होती है आपको, कुछ भी जो क्वेश्चन स्टेटमेंट हम जिसको कहते हैं, एंड देन उसके साथ इंस्टेड ऑफ वन, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट है और फिर आगे आपसे पूछते हैं डू यू एग्री और डिसएग्री, है ना, तो एग्री डिसएग्री वाला होता है. अदरवाइज आपसे पूछते हैं क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि डिस्कस, सो वो डिस्कस वाला होता है. अदरवाइज पूछते हैं कि व्हाट आर इट्स एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड सो ऑन. सो अब जब हमने सारे कवर कर लिए हैं तो अब हम लास्ट क्वेश्चन टाइप पे आते हैं. ये होता है हमारा डबल क्वेश्चन, टू क्वेश्चन. सो एज द नेम सजेस्ट इसमें एक स्टेटमेंट दी होती है आपको, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट दी होती है, एंड देन उसके आगे दो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है. आप ये मान के चल लो कि जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन टाइप्स किए हैं ऐसे के, वो किसी भी दो क्वेश्चन टाइप्स को मिक्स कर देते हैं डबल क्वेश्चन वाले ऐसे में. ओके, सो समटाइम्स स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है. सो देखो हम आगे एक एग्जाम्पल करने वाले हैं, आपको क्लियर हो जाएगा. लेकिन अगर ऊपर ऊपर से हम ब्रीफ तरीके से इसको देखें तो ओवरव्यू में मैंने आपको बता दिया है कि एक स्टेटमेंट दी होती है और उस क्वेश्चन स्टेटमेंट के आगे दो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं. वो किसी भी दो तरह के क्वेश्चन टाइप का मिक्सचर हो सकता है. ओके, इट कैन बी एग्री डिसएग्री प्लस लेट्स से एडवांटेज, और डिस्कशन प्लस प्रॉब्लम सोल्यूशन एंड सो ऑन. सो अब हम आगे बढ़ते हैं टिप्स पे. आपकी टिप्स क्या होती हैं? अक्सर जो स्टूडेंट्स के मैंने क्वेश्चंस पेपर चेक किए हैं उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो दोनों आंसर्स को फुल्ली आंसर नहीं करते दोनों क्वेश्चंस को. तो आपकी नंबर वन टिप यही रहेगी जो मैंने सबसे ऊपर मेंशन कर रखी है, दैट यू हैव टू आंसर बोथ क्वेश्चंस फुल्ली कंप्लीटली. दोनों को कंप्लीटली 100% आपने आंसर करना है. और वो आप कैसे करोगे? एक क्वेश्चन टाइप को हम पहला पैरा दे देते हैं, दूसरे को हम दूसरा पैरा दे देते हैं. दिस इज हाउ वी कवर इट. दूसरी चीज होती है आउटलाइन आंसर्स टू बोथ क्वेश्चन इन द इंट्रोडक्शन. अभी तक हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट पैराफ्रेज करनी होती है और अपना जवाब देना होता है जो भी वो हमसे पूछ रहे होते हैं. सो इसमें क्या करना है? इसमें भी आपने वही करना है, पैराफ्रेज करोगे क्वेश्चन स्टेटमेंट को, प्लस जो दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं उनको अलग से आंसर करोगे. वन स्टेटमेंट में ही करना होता है बिकॉज इट्स इंट्रोडक्शन. एक्सप्लेनेशन के लिए बॉडी पैरा 1 और 2 होता है, बट आंसर देम समझ में आना चाहिए रीडर को, आपके इन्विजिलेटर को, कि ठीक है आपको बात समझ में आ गई है. देखो, इंट्रोडक्शन लिखने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आपने दिमाग में रखना है कि जब मेरा इंट्रोडक्शन पढ़े ना सामने बैठा हुआ मेरा इन्विजिलेटर, तो उसे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े. ओके, सो राइट इन दैट वे. नाउ प्रॉपरली एनालाइज बोथ द क्वेश्चन टाइप्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं. आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि पहला क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा कौन सा है. आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा पहला वाला है डिस्कशन और दूसरा वाला है एडवांटेज डिसएडवांटेज, या फिर पहला वाला है ओपिनियन और नीचे वाले में हमसे पूछिए किसी चीज के सोल्यूशन. सो इट डिफर्स फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन. वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा एंड उस हिसाब से आपने आंसर करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने सोल्यूशन पूछा, आपने अपना ओपिनियन बता दिया. पता चला उन्होंने एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे, आपने सोल्यूशन बता दिए. सो इसलिए वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नाउ मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चर. जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है, दैट इज इंट्रोडक्शन, बॉडी पैरा 1, बॉडी पैरा 2 एंड कंक्लूजन. ये तो हम सेवरल टाइम्स कर चुके हैं, ऊपर मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगी. इंट्रोडक्शन में लेकिन इसमें क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, बस हमने पैराफ्रेज करनी होती है क्वेश्चन की स्टेटमेंट, प्लस हमें आंसर करना होता है दोनों क्वेश्चंस के लिए वन वन स्टेटमेंट में, एंड दैट्स इट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया. ठीक है, कुछ लोग इंट्रोडक्शन में मिस कर जाते हैं, तो आपने मिस नहीं करना है, इंट्रोडक्शन में ही मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो. नाउ अब बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है. बॉडी पैरा 1 जो है भाई, उसे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए छोड़ दो. बॉडी पैरा 1 को पूरा डिनोट कर दो कि हम
पहला क्वेश्चन आंसर करेंगे, एग्जाम्पल देना मत भूलना। और बॉडी पैरा 2 में क्या करना होता है कि भाई हम इसको डिनोट करेंगे सेकेंड क्वेश्चन के लिए, एग्जाम्पल देना मत भूलना। डन। एंड द लास्ट वन इज कंक्लूजन। बस हो गया आपका, एंड इट्स फिनिश्ड। ठीक है, कंक्लूजन हो गया आपका। कंक्लूजन में तो हमने सब समराइज करना होता है, कंक्लूजन में भी हम इसी चीज को ध्यान में रखेंगे दैट हम सबको आंसर कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट में जो गिवन है वो भी लिख रहे हैं, एंड उसके साथ साथ हम अपने आंसर्स दोनों अगेन वन वन स्टेटमेंट में दे रहे हैं, एंड दैट्स इट। ओके, नाउ द स्टेप्स दैट यू मस्ट फॉलो, ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रीड द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ना कभी कभी यही मिस्टेक करते हैं, बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ते सब कुछ क्या गिवन है, कुछ भी लिखाते हैं। सो सिर्फ 250 वर्ड्स लिखना काफी नहीं होता है, सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखना काफी नहीं होता, सिर्फ स्ट्रक्चर फॉलो करना जरूरी नहीं होता। जरूरी ये भी होता है कि जो पूछा है तुम उसका तो आंसर दो, ताकि आपका टास्क अचीवमेंट का जो पैरामीटर है, मैंने आपको स्कोरिंग भी बता रखी है कि कैसे कैसे होती है हमारे राइटिंग में। तो उसका फर्स्ट पैरामीटर क्या है, टास्क अचीवमेंट। तो जब तक आप, फॉर एग्जांपल वही मैंने एग्जांपल दिया है आपको कि अगर आपसे डिस्कशन मांगा है और आप ओपिनियन दे आए, आपसे एडवांटेज डिसएडवांटेज मांगे हैं, आप सोल्यूशन दे आए, सो टास्क अचीवमेंट कट गया आपका, उस पैरामीटर में मार्क्स गए। सो उसके लिए आपको क्वेश्चन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो जो कॉमन वाली स्टेटमेंट है, फिर बोथ द क्वेश्चंस को पढ़ो, दोनों क्या दे रखे हैं, फिर हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करो कि अच्छा पहला वाला क्वेश्चन ये वाला है, दूसरा वाला ये वाला है, अच्छा पहला डिस्कशन का है, दूसरे में एडवांटेज पूछे हैं, एंड देन सो दैट यू कैन आंसर इन दैट वे। एंड देन एनालाइज करो कि क्या पूछा है। फिर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, बस लिखना शुरू कर देते हैं। नो, फर्स्ट वील ट्राई टू जनरेट द आइडियाज। अगर आपको आइडियाज जनरेट हो गए होंगे ऑलरेडी, तो आपको मुश्किल नहीं आएगी लिखने में। ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, आप लिखते हो फिर समझ नहीं आता मिटाते हो। सो इससे पहला है कि 5 मिनट का रफ वर्क कर लो, उसमें अपने आइडियाज जनरेट करो कि मैं क्या क्या लिखने वाली हूँ हर चीज के लिए। देन वोकैबुलरी जनरेट करो रिलेटिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉपिक वर्ड। टॉपिक वर्ड क्या होता है, टॉपिक वर्ड होता है मेन टॉपिक जिस पे एक्चुअली बात हो रही है। क्या बात हो रही है वो आगे के जो 2 क्वेश्चन टाइप्स हैं उनसे पता चलता है। सो वोकैबुलरी जनरेट करो टॉपिक वर्ड से रिलेटेड, लिखना शुरू करो, लिखने के बाद रिवाइज करो। रिवाइज में क्या करते हैं हम, ग्रामर, स्पेलिंग एंड वर्ड काउंट। इज दैट क्लियर? नाउ मूविंग फर्दर है, सो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इट सेज दैट फॉसिल फ्यूल्स आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, powering industry and fueling the transportation. However, one day we will reach a point when all the world's fossil fuels have been depleted. Now the questions, how can we conserve these resources, and the other one, what are some alternatives to fossil fuels? So अगर आप ध्यान दो, so यहाँ fossil fuels से लेके depleted तक हमारी normal question statement है। ओके, जो हमें पढ़नी है, एंड देन नीचे दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन वी कंजर्व दिस, एंड द नंबर सेकंड इज व्हाट आर द सम ऑल्टरनेटिव्स। सो देखो अब क्या है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था स्टेप्स में, टॉपिक वर्ड। टॉपिक वर्ड है फॉसिल फ्यूल्स, इसका मतलब थ्रू आउट फॉसिल फ्यूल्स की बात होने वाली है, पर बात क्या होने वाली है उस पर भी ध्यान देना है। सो टॉपिक वर्ड तो यहाँ पे लिख लिया फॉसिल फ्यूल्स, बात क्या होने वाली है, पहला क्वेश्चन है हाउ कैन वी कंजर्व दीज रिसोर्सेस, तो बात होने वाली है हाउ टू कंजर्व। इसका मतलब पहले क्वेश्चन में, पहले पैरा में हमें इसका जवाब देना है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, दे आर आस्किंग व्हाट आर सम alternatives. So what are the alternatives mean what are the options, तो इसका मतलब ये बात होने वाली है। तो इसके अराउंड आपका पूरा ऐसे रिवॉल्व करेगा, टॉपिक वर्ड के अराउंड क्वेश्चन 1 और 2। सो टॉपिक वर्ड की इज फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स की बात होएगी, क्या बात होएगी कि उन्हें कंजर्व कैसे करें और कैसे, हाउ एंड क्या अदर ऑप्शंस हैं। तो अब अगर देखा जाए तो मैंने आपको बोला था कि वोकैबुलरी बना लेना कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, तो ये मेरा रफ वर्क है, मैंने वोकैबुलरी बना ली है कंजर्व के बेसिस पर, फॉसिल फ्यूल्स के, इन सब के बेसिस पे क्या क्या जो भी इन सब से रिलेटेड होता है, सस्टेनेबल, रिन्यूएबल एनर्जी, एफिशिएंट, इफेक्टिव, सस्टेनेबल फ्यू, ओके सस्टेनेबल रिपीट हो गया, बायोडिग्रेडेबल, नेचुरल, आर्टिफिशियल, और भी हम क्या कर सकते हैं, हमसे ऑल्टरनेटिव्स पूछे हैं तो हम
यहाँ पे लिख सकते हैं there are various options, there are various ways, there are various methods, है ना, and there are various choices and all. ठीक है, मतलब ये तो मैंने अभी लिखा है there are so many, वो आपके ऊपर है आप कितनी बना सकते हो. Now उसके बाद क्या बोला था मैंने आपको, लेट्स जनरेट द आइडियाज. सो पहले क्वेश्चन वन के आइडियाज जनरेट करेंगे. क्वेश्चन वन क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन वन हमसे पूछ रहा है हाउ, कि कैसे कंजर्व करेंगे. तो भाई जल्दी जल्दी जो मुझे समझ आ रहा है वो लिख लो. बिकमिंग मोर एनर्जी एफिशिएंट by using more renewable resources, by using cars in less numbers, by using energy efficient light bulbs, by using solar panels in every house, and बहुत कुछ भी हो सकता है, but अभी मैंने ये लिखा है. Now what are the other options for fossil fuels? तो क्या क्या options हैं fossil fuels के? Solar power, wind power, wave energy, tidal energy, biomass energy, geothermal energy and all. ठीक है, तो बस अब इन सबको हम मर्ज कर देंगे और हमारा आंसर बन जाएगा. सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट राइटिंग आवर इंट्रोडक्शन. में दो चीजें होती हैं, एक तो हमारी क्वेश्चन स्टेटमेंट पैराफ्रेज्ड होती है, एंड सेकंड चीज जो होती है वो हम आउटलाइन करते हैं. हमारे जो दो क्वेश्चंस हैं उनको आउटलाइन करते हैं, मतलब उनको उनके जवाब देते हैं, लेकिन सिर्फ एक या दो सेंटेंस में, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि उसके लिए हमारा बॉडी पैरा 1 एंड 2 है. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो क्वेश्चन है वो आपने कहीं ना कहीं नोट कर ही लिया होगा, नहीं तो पहले जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो कहीं पे लिख लो, सो दैट आपको पता चल जाए. हमारा क्वेश्चन था फॉसिल फ्यूल्स आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, powering industry and fueling transportation. However, एक दिन मतलब one day we'll reach a point when all the world's fossil fuels will deplete. So हमने paraphrase कर दिया, हमने लिख दिया the world is currently reliant का मतलब it is dependent on oil, coal and natural gas. That means on fossil fuels. So in place of fossil fuels, I have written oil, coal and natural gas for the majority of energy requirements. Instead of producing, powering industry, fueling transportation and all, I have written the word energy requirements. But there will come a time when these run out. So for depleted I have used the word run out. ठीक है, तो ये तो मैंने पहली चीज ये पूरी की है, पहली वाली पैराफ्रेज कर दिया क्वेश्चन स्टेटमेंट को. अब मैंने नीचे की दो क्वेश्चंस के जो मैंने आउटलाइन करनी है उसका आंसर ये दिया है. दिस ऐसे विल डिस्कस हाउ वी कैन प्रिवेंट अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फ्रॉम बिकमिंग डिप्लीटेड. हाउ, ठीक है, हाउ का जवाब दिया है, कैसे, एक सेंटेंस में बता दिया बस. बाय यूजिंग आवर कार्स लेस फ्रीक्वेंटली. फिर आगे वाला क्वेश्चन था कि व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स, तो उसके लिए मैंने एक सेंटेंस में आंसर दिया है दैट इट विल नेम सम नेचुरल फोर्सेस दैट कैन बी हार्नेस्ड टू जनरेट पावर, एंड दैट्स इट. अब हम करेंगे बॉडी पैरा 1. अब हम बात करते हैं बॉडी पैरा 1 की, जो हमने डिनोट किया है फर्स्ट क्वेश्चन को. फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा हाउ, कैसे. तो मैंने क्या क्या लिखा है इसको देखो. मैंने लिखा है कंजर्विंग एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, सॉरी इंडिविजुअल की स्पेलिंग गलत हो गई, एंड एन इंपॉर्टेंट वे इन विच वी कैन डू आवर बेट टू यूज मोर एनर्जी एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो ये तो मैंने बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे दी है ना, तो ये हमारी है बैकग्राउंड, थोड़ा सा दे दिया मैंने उस बात का कि ये बात है. नाउ अब मैंने तरीका बता दिया. द इजिएस्ट वे टू डू इज टू लीव द कार एट होम एंड वॉक और साइकिल टू अ डेस्टिनेशन इफ इट इज नॉट टू फार अवे, और take public transport for longer journeys. Another way to reduce the fuel consumption is to car share. तो ये मैंने एक तरीका बता दिया जो मैंने अपने आइडिया जनरेशन में दिया था, है ना, आपको याद होगा. Another way to is to reduce fuel consumption is to car share. दूसरा तरीका बता दिया, और दूसरे तरीके के साथ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ऐड कर दिया. देखो ये मेरा एग्जाम्पल है. Whenever my friends and I get together for coffee, we agree to meet at a cafe that we can get to without having to drive our cars there. We usually go on foot or ride our two-wheelers. If everyone made small decisions like this, it would really make a big difference. That's it. Now moving on to body para 2. बॉडी पैरा 2 ये हम सेकंड क्वेश्चन को लिए नोट कर रहे हैं. सेकंड क्वेश्चन था हमारे ऑल्टरनेटिव्स के बारे में पूछ रहा था, दैट व्हाट ऑल्टरनेटिव्स. तो मैंने बस इन्हीं को मर्ज किया है अपनी लैंग्वेज में. द मोस्ट सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स टू फॉसिल फ्यूल इज द जनरेशन ऑफ पावर फ्रॉम नेचुरल फोर्सेस सच एज सन, विंड एंड ओशियंस. वहाँ पे मैंने हार्नेस यूज किया था वर्ड, यहाँ मैंने जनरेशन ऑफ पावर कर दिया. देन मैंने बस तरीके बता दिए कौन कौन से. सोलर एंड विंड पावर आर वाइडली यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, बट इट इज वेव पावर एंड टाइडल एनर्जी that have the greatest untapped potential to provide for our energy needs in the future. फिर ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया है. A report recently commissioned in the UK estimates that the tidal energy could meet as much as 20% of the UK's current electricity demand. Once the technology being developed is operational, wave energy converters are expected to prove equally successful in long term.
ये ज़रूरी नहीं है कि ये सच रिपोर्ट है, नहीं, आप खुद से अपनी कुछ भी स्टोरीज़ बना सकते हो, बस आपने डिसेंट लैंग्वेज यूज़ की हो, ऐसा ना लगे कि आप कहीं से कुछ भी उठा के लिख रहे हो, रिलेटेड होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है? अच्छा देखो, आपने देखा होगा कितने सारे इसमें एरर्स आ रहे हैं, ऑपरेशनल में डबल ए लग गया एंड ऑल दैट। सो चाहे आप कंप्यूटर बेस्ड पेपर दोगे, चाहे आप पेन एंड पेपर बेस्ड, हमेशा आपने रिवाइज ज़रूर करना है इन्हीं चीज़ों के लिए। ग्रामर चेक करनी है, वोकैबुलरी की स्पेलिंग चेक करनी है और अपने वर्ड काउंट चेक करने हैं। अब हमारा लास्ट एक रह गया है कंक्लूजन, चलिए उसको भी कवर कर लेते हैं। ऑल राइट, तो ये हमारा कंक्लूजन है। कंक्लूजन में हमारा मोटिव होता है टू समराइज ब्रीफली, हमें ब्रीफली समराइज करना होता है, लेकिन हर एक्सपेक्ट क्वेश्चन का कवर करना होता है। ओके, सो हमने कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट से लिया है कि फॉसिल फ्यूल डिप्लीट हो जाएंगे, तो इसको कैसे लिखा है इन कंक्लूजन, आवर अर्थ रिजर्व ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विल नॉट लास्ट फॉर एवर एंड वी नीड टू बी कॉन्टिन्यूली डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज टू enable us to produce energy from renewable sources such as the sun, wind and water। ये मैंने यहाँ से यहाँ जवाब दिया है, मैं बताती हूँ आपको, लास्ट फॉर एवर, यहाँ तक मैंने क्वेश्चन स्टेटमेंट को पैराफ्रेज किया है कि डिप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हाउ, हाउ का जवाब मैंने यहाँ से दिया है कि यहाँ से हमने हार्नेस करनी एनर्जी, एंड मीन टाइम और किस तरह कर सकते हैं हम, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो हमारा सब कुछ हो गया है। इन मीन टाइम वी कैन हेल्प टू स्लो द रेट ऑफ डिप्लीशन बाय लीविंग अ कार एट होम एंड यूजिंग मोर एनर्जी एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हेन एवर पॉसिबल। बस दैट्स इट। अब हमारा ये सारा कवर हो गया है, तो हमने इसमें ऑल्टरनेटिव्स का भी देखो, हमने क्वेश्चन स्टेटमेंट को भी पैराफ्रेज कर दिया और सकते हैं वो भी मैंने यहाँ बता दिया, वही जो हार्नेस वाला पॉइंट था वो यहाँ लिख दिया। और क्या अदर ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं कि भाई एनर्जी एफिशिएंट चीजें यूज कर लें, कार घर पे रख दें, बाइसिकल्स एंड ऑल हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं। तो मैंने बोला है कि समराइज ब्रीफली करते हैं, डिटेल में नहीं, तो इसलिए एज ब्रीफली एज वी कुड हमने इसको किया एंड दैट्स इट। सो बस जब ये हो जाएगा जरूर रिवाइज करना फॉर ग्रामर। तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, बस हो सकता है। सो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब आप अपना आंसर लिखने की कोशिश करना। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज प्लीज यू कैन सिंपली आस्क अस कमेंट्स के थ्रू, या फिर आप हमें हमारे इंस्टा आईडी पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।